हाँ, मैं किस जगह। हाँ, मैं कह रहा था कि एक गिलास में हमने क्या बनाई हुई है, शिकंजी बनाई हुई है। हम चाहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, शिकंजी नहीं चाहिए हमें, चीनी और पानी अलग कर दे। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या अलग हो जाएगा? बताएं। जी प्लीज बताएं किस तरीके से अलग होगा, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? एवोपरेशन। ठीक है। ठीक है, इसको अलग किया जा सकता है अभी। कंफ्यूज नहीं होना इसके, कि एक सॉल्यूशन को उसके इंग्रेडिएंट्स में दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसका तरीका कार क्या होगा? एग्जैक्टली चीजें जो मिली होगी वो ओरिजिनल शक्ल में वापस नहीं आएंगी, क्रिस्टल की सूरत में आएंगी। अब यहाँ से अब इसको करते हैं हीट। ठीक है। और जो पानी होगा, यहाँ पर लगा देते हैं हम फनल। पानी यहाँ से एवापोरेट होता हुआ यहाँ पर एक लगता है, लगाते हैं कंडेंसर। क्या लगा लेते हैं? कंडेंसर। और यहाँ पर एक जग रख देते हैं। जो पानी होगा एवापोरेट होता हुआ यहाँ से गैस बनेगा। जैसे ही कंडेंसर के साथ यहाँ पर ठंडा माहौल इसको मिलेगा, तो ये फौरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो लिक्विड वाटर यहाँ से होता हुआ, कंडेंसर से होता हुआ यहाँ पर लिक्विड आ जाएगा। और जब मुकम्मल तौर पर पानी एवापोरेट हो जाएगा, जो तह में बच जाएगी, वो क्या बच जाएगी? शुगर बच जाएगी। और इस अमल को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है। कंडेंसेशन क्या है? प्रोसेस है गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट करने का, में कन्वर्ट करने का। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं मॉलिक्यूल, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ये इतना ज्यादा खास नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास हमने कहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एटॉमिक मास बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। और इसके पास न्यूट्रॉन 0 होते हैं। मीन के प्रोटॉन क्या होता है? 1 होता है। अब जब दोनों का सम करेंगे तो सम क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इट्स मीन के क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है? 1 है। और प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। तो इट्स मीन के उसका एटॉमिक नंबर भी 1। क्लियर है? क्लियर है? दोबारा समझाऊं। हाइड्रोजन एटम की बात करें, इसके पास हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन कितने होते हैं? एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं। हमने डेफिनेशन में पढ़ा है एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सम होता है। तो इनका दोनों का सम कितना आएगा? 1। तो इसका मास क्या होगा? एटॉमिक मास 1 ही होगा। और एटॉमिक नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन की तादाद भी क्या है? 1 है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही होगा।
ओके। और मॉलिक्यूलर मास, जब मॉलिक्यूल्स आप बनते हैं तो, जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो एक मॉलिक्यूल का मास निकालना, जैसे कि H2 है, ये क्या कहलाएगा? इसका मास जब निकालेंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल H2 है, हाइड्रोजन का हमने दो हाइड्रोजन आइटम है, और हाइड्रोजन का हमने मास निकाला था, कितना था? 1 था। और दूसरा आइटम इसके साथ कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और मास नंबर कितना होता है? 16 होता है। और हम इसका मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मास ऐड करेंगे, ना कि एटॉमिक नंबर ऐड करेंगे। ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा? 2 + 16 = 18। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 8 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में इसको मेजर करते हैं। ओके। अच्छा, एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस क्या होती हैं? एनर्जी चेंजेस दो तीन तरह की होती हैं। रिएक्शन के लिहाज से एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जर्व हो, जज़ब हो, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, इवॉल्व हो या रिलीज हो, ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। एंडो का मतलब इन, एक्सो का मतलब आउट। आउट मीन रिलीज करना हीट, और थर्म का मतलब होता है, थर्म का क्या मतलब होता है? हीट। अगर एंडो रिएक्शन है तो हीट ऑब्जर्व होगी, अगर एक्सो रिएक्शन है तो हीट इवॉल्व होगी या रिलीज होगी। ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी, ऐसी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए जरूरत हो। मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम दरकार एनर्जी होती है, उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसके बाद पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स हैं, ये हम इसको आगे पीरियोडिक टेबल में ही साथ डिस्कस करेंगे ट्रेंड्स को। लॉ ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेट प्रोपोर्शंस, इसको छोड़ दें। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले मैं एक डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम इसकी रीडिंग करेंगे। एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? ब्लैंक स्क्रीन आ गई है आपके पास? ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? एटम तीन चीजों से मिलकर बना होता है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये तीन फंडामेंटल चीजें मिलती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एक एटम वजूद में आता है। अब इनकी किस तरह से ये अरेंज होते हैं तो एक एटम बनता है? तो एक प्लेनेटरी मॉडल हम बना लेते हैं। एक एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस।
ठीक है। और उसके गिर्द शेल्स होते हैं, रास्ते होते हैं, मदार होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक पाया जाता है न्यूट्रॉन और दूसरा क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है। और इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। ठीक है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। जी, मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि कंसेप्ट कब और किसने दिया था इनका। पहले इसको प्लेनेटरी मॉडल को समझ लें। अब अगर पूछ ले ओवरऑल न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होता है, तो क्या जवाब देंगे। ओवरऑल न्यूट्रल सॉरी न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है। न्यूट्रल। कोई और बताए। मैंने बात की है, यहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन का अपना कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल चार्ज क्या बन जाएगा, ओवरऑल चार्ज भी इसका न्यूक्लियस पर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। और ओवरऑल इस एटम का चार्ज क्या होगा। अरसलान, आपका बैकग्राउंड क्या है, मुझे जरा ब्रीफ करें। आप क्वालिफिकेशंस क्या है। जेंडर स्टडीज। बहुत वीक है आपका ये एरिया। अच्छा, ओवरऑल चार्ज जो है ना इस पर जीरो होगा। एक एटम पर ओवरऑल चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं एक एटम के न्यूक्लियस में उतने ही उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल चार्ज क्या बन जाएगा, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल। एक एटम पर न्यूट्रल चार्ज होता है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी डिस्कवरीज कब और किसने की थी। पहले देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था 1897 में। एक साइंसदान थे जिनका नाम था जे जे थॉमसन। क्या नाम था, थॉमसन। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके। और इसी तरह प्रोटॉन कब दरियाफ्त हुआ। बेसिकली इसकी जो डिस्कवरीज हैं थोड़ी सी वेरी करती हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक डिस्कवरी है एक 1886 की इसकी, और दूसरी डिस्कवरी है इसकी 1917 की। 1886 में आइडिया दिया था इसको प्रोटॉन की डिस्कवरी का, उनका नाम था गोल्डस्टाइन। ठीक है। और प्रॉपर जो डिस्कवरी की थी 1917 में, उनका नाम था रदरफोर्ड। 9 10 में आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। किसने दरियाफ्त किया था। अगर इन दोनों में से एक का नाम आ जाए या दोनों का नाम आ जाए, तो
बहुत सिलेक्ट करना है। अगर इनमें से एक का नाम आ जाए, गोल्डस्टाइन आ जाए तो वो भी ठीक है, रदरफोर्ड आ जाए तो भी ठीक है। ओके। और थर्ड है न्यूट्रॉन। हाँ, इस पर प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी मैंने बताया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? जीरो, कोई नहीं होता। ठीक है। 1920 में रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन से हैं। उन्होंने कंफर्म नहीं किया था कि कौन से हैं। और 1932 में एक साइंसदान थे जिसका नाम था चैडविक, उन्होंने ये दरियाफ्त किया था। क्लियर? ये तीनों के एमसीक्यूज पूछे गए हैं। और इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट मीन के सरायत करने वाला है वो न्यूट्रॉन ही होता है। पेनिट्रेट करने वाला न्यूट्रॉन होता है। ओके। ये इनको स्टडी कर लीजिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या चीजें हैं। न्यूक्लियस के बारे में बता दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि एक एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इसके गिर्द शेल्स और सब शेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं प्लेनेटरी मॉडल। तो ये न्यूक्लियस के साथ वाला शेल के शेल कहलाता है, एल शेल, एम शेल, और इसके आगे वाला शेल क्या कहलाता है? एन शेल। ठीक है। इन शेल्स को और इनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स कहलाते हैं। और जो लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादातर न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं, और जिनकी एनर्जी ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है तो वो न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। तो इसीलिए ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है कि एल सेकंड एनर्जी लेवल, एम थर्ड, और एन फोर्थ एनर्जी लेवल। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी कैपेसिटी कितना होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की? के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एम शेल में 18, और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और एक कंसेप्ट है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हो। ठीक है। शेल में वो जगह, वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक ऑर्बिटल कहलाएगा, या दूसरा नाम है इसका सब शेल। ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास हो गए, एसोटोप्स हो गए। आ जाओ, एसोटोप्स देखते हैं। एसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, और मास नंबर डिफरेंट हो, क्या कहलाता है? एसोटोप कहलाता है। ठीक है। मीन के एटॉमिक नंबर सेम हो, मीन के प्रोटॉन की तादाद सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे हम? एसोटोप्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कार्बन के 3 एसोटोप्स हैं। ठीक है। कौन कौन से? कार्बन 12,
कार्बन 13 एंड कार्बन 14। और जो एक्सेस में पाया जाता है कार्बन 12 पाया जाता है। इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और इसी तरह 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन हो जाएं तो इनका मास टोटल कितना बन जाएगा? 13 बन जाएगा। तो इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? कार्बन 13। और 14, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 8 हो जाएगी, दोनों का सम कितना आ जाएगा? 14। तो इसलिए ये आइसोटोप क्या कहलाता है? कार्बन 14। और ये कार्बन का वह आइसोटोप है जो क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में क्या करें? रेडिएशन रिलीज करते रहें, शुआएं रिलीज करते रहें। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देखें। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक प्रोटियम, दूसरा ड्यूट्रियम, और तीसरा है हमारे पास ट्राइटियम। अब इसमें क्या है? एक प्रोटॉन, 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। और इसमें एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। और इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर देखें, प्रोटॉन की तादाद सेम है, प्रोटॉन की तादाद सेम है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। मास नंबर चेंज होता जा रहा है, न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रही है। इसी चीज को क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर एक्चुअली ड्यूट्रियम होता है। ओके। अब आ जाते हैं आइंस की तरफ। आइंस क्या होते हैं? ऐसी चीज जिस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो क्या कहलाता है? आइंस कहलाता है। और ये इनके 2 टाइप्स हैं, केटाइंस और एनाइंस। जिन पर पॉजिटिव, ऐसी चीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसी से एलिमेंट्स या कंपाउंड जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो कैटाइन कहलाएगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो क्या कहलाएगा? एनाइन कहलाएगा। ठीक है। अब केटाइंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के नतीजे में बनते हैं और ये गेन करने के नतीजे में बनते हैं। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। क्लियर है? मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ केटाइन की। जैसे कि सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो अपने ऊपर ये क्या कर देगा? पॉजिटिव चार्ज बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन शूट हो गया। तो ये पॉजिटिव आयन क्या है? एक्चुअली ये केटाइन। इसी तरह क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें दाखिल होगा, ऐड होगा, तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन नेगेटिव। अब ये क्या है? जिस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या कहलाएगा? एनाइन कहलाएगा। माइक किसका ऑन है अभी? महरीन याकूब प्लीज। ओके, केटाइंस और एनाइन समझ आ गए? अब इसके कुछ मॉडल्स हैं।
एटॉमिक मॉडल्स, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल है, क्वांटम मॉडल है, प्लैंक्स मॉडल है। ठीक है, कहाँ मूव हो गया? ये थोड़ी सी समरी भी दी हुई है, एटॉमिक नंबर, पीरियड्स, ग्रुप्स। अब आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। यहाँ से मैंने काफी सारी चीजें नोट करवानी है आपको। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या है? अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक मैनर। एक खास तरतीब में एलिमेंट्स को तरतीब देना क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को किसने अरेंज किया था? मेंडलीव्स ने। क्या नाम था? मेंडलीव्स। सबसे पहले इनको कोशिश की गई थी पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। तो पहली बुनियाद इसकी क्या थी? मैस नंबर। एलिमेंट्स के मैस नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को तरतीब दिया जाए। लेकिन ये कारगर साबित ना हो सकी, और बाद में एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो अभी तरतीब है पीरियोडिक टेबल की, वो किसकी बुनियाद पर है? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर है। ओके, अब पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल अगर हम देखें तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आता है। और यहाँ पर दो कॉलम्स होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक ये है, और लास्ट ब्लॉक जो है ये है। इस ब्लॉक को कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, और जो राइट साइड का ब्लॉक है इसको कहते हैं पी ब्लॉक, और दरमियान वाला डी ब्लॉक, और लास्ट वाला कहलाता है एफ ब्लॉक। और इनको यूं क्यों ऐसा नाम दिया गया है? क्योंकि इनके जो सब शेल्स होते हैं जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो एस होता है, इसका डी होता है, इसका पी होता है, और इसका एफ सब शेल होता है। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में इस तरह के रोज होती हैं एलिमेंट्स की, यहाँ से स्टार्ट होती हैं यहाँ तक। इन रोज को क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड है। कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। और इस तरह के वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। और पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं? 18। ठीक है, टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18। और पीरियड्स कितने हैं? 7। अब फर्स्ट पीरियड कौन सा है? इसमें जस्ट दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और हीलियम है। और लाइटेस्ट एलिमेंट जो है कौन सा है? हाइड्रोजन। लाइटेस्ट जो हल्का तरीन एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर एक ही है। बाकी तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर इंक्रीज करते जाते हैं बतदरीज। मजीद इसकी ज्यादा डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, यही आपने ग्रुप्स और पीरियड्स याद रखने हैं, और लाइटेस्ट और फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक है,
अब जो मैंने यहाँ पर पी ब्लॉक ड्राई ड्राई मतलब ड्रा किया था, तो वो कौन सा है? ट्रांजिशन मेटल्स भी कहलाता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐड करें नोटबुक पे। मैं कुछ एलिमेंट्स बता रहा हूँ और उनकी खुसूसियात बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, और इनमें से कुछ की मैं प्रोमिनेंट खुसूसियात बता रहा हूँ, वो लिख लें। सबसे पहले हाइड्रोजन का लिखें। हाइड्रोजन लाइटेस्ट, ठीक है। सबसे हल्की मेटल कौन सी है, एलिमेंट्स कौन सा है? हाइड्रोजन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें हीलियम की, हीलियम सेकंड एलिमेंट्स है, और कहाँ पर यूज होता है? नियॉन लाइट्स में या कलर लाइट्स बनाने में, कलर लाइट्स में इस्तेमाल होता है। दूसरा, ये हीलियम कहाँ यूज होता है? बालून्स में, फ्लाइंग बलून्स नहीं होते, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। उसके अलावा सोडियम को देख लें। सोडियम जब पानी के साथ सॉल्यूशन बनाया जाता है, NaCl बनाता है। ये क्या है? कॉमन साल्ट है, नमक, ठीक है। नमक का फार्मूला क्या है? NaCl। अब इसका गाढ़ा सॉल्यूशन NaCl का क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। और एक एलिमेंट अभी हमने पढ़ा, इसकी सैंपल क्या है? Na, क्लोरीन। इसकी सैंपल है Cl। ये स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा, ये ब्लीचिंग पाउडर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बस औकात ये यूपीएससी के एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछ लेता है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, ये नोट कर लें। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दूसरा नाम क्या है इसका? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा सिलिकॉन, सैंपल क्या है? S। और सैंड बनाने में इस्तेमाल होती है ये। और सैंड का फार्मूला क्या है? SiO2। इस SiO2 का दूसरा नाम क्या है? क्वार्ट्ज। क्या नाम है? क्वार्ट्ज। ये क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा गया है कि SiO2, सॉरी, हाँ सॉरी, सल्फर होता है, बाई मिस्टेक। Si होता है सिलिकॉन। कि क्वार्ट्ज किस चीज के का फार्मूला कौन सा है? तो क्वार्ट्ज का फार्मूला क्या है, कौन सा है? SiO2, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन को देख लें। नाइट्रोजन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम के अंदर, कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस बल्ब के अंदर फेल होती है। इस तरह से होता है ना बल्ब का स्ट्रक्चर। 100 वाट का देखें तो यहाँ से, और इसके दरमियान में छोटा सा इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, और यहाँ पर स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? फिलामेंट,
क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये किसका चीज का बना होता है? ये एक एलिमेंट है टंगस्टन। ये टंगस्टन का बना होता है। ओके। और आयरन के बारे में देख लेते हैं। आयरन का सैंपल क्या होता है? Fe। ठीक है। और ये मोस्ट यूजेबल मेटल है। यूजेबल मेटल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मेटल है। ठीक है। और इसकी प्योर फॉर्म का नाम है रॉट आयरन। क्या नाम है? रॉट आयरन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म का नाम क्या है। ओके। और दूसरी चीज हम देख लेते हैं, एक सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर, इसका सैंपल होता है Ag। ठीक है। और ये हाईएस्ट कंडक्टर है, मीन के सबसे ज्यादा बिजली कंडक्ट करने वाला मेटल है। एक और इसकी खसूसियत ये है कि ये मेलेबल और डक्टाइल है। मेलेबल मीन के इसकी खींच कर लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। लंबी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। और दूसरी खसूसियत इसकी क्या है? डक्टाइल है। डक्टाइल। डक्टाइल कौन सी खसूसियत होती है? जिसमें हम कूट कर शीट्स बनाते हैं। ओके। इसके अलावा गोल्ड। गोल्ड का सैंपल होता है Au। और सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल यही है। मीन के इसके 1 ग्राम से 1.5 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इतना ये मेलेबल है, इतना लंबी खींची जा सकती है। 1 ग्राम से कितना बन सकती है? 1.5 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। और इसकी जो प्योर फॉर्म है वो 24 कैरेट्स गोल्ड है। 24 कैरेट्स गोल्ड। ठीक है। और इसके अलावा 22 कैरेट्स भी होता है, वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है। अबंडेंट मेटल कौन सी है? सबसे ज्यादा पाई जाने वाली